नहीं, मैं तो शत प्रतिशत इत्तेफाक रखता हूँ अरुणा जी की बात से। पंजाब और ये जो नॉर्थ, जो उत्तर भारत के जितने प्रदेश है, हिमाचल है या पंजाब है, हरियाणा, उसमें दिल्ली आ जाता है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जातिवाद कंपैरेटिवली, मैं नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली बिहार वगैरह के मुकाबले में बहुत कम है। और पंजाब को तो हम बहुत लिबरल स्टेट मानते हैं, जहाँ गुरुओं का प्रभाव रहा। और गुरुओं ने तो हमेशा यही कहा कि भाई जाति से बिल्कुल ऊपर उठ के बात करो, सब इंसान है, बराबर है। और देखो कितनी बड़ी बात थी कि आज से 300 साल पहले सबको एक साथ बिठा करके लंगर करा दिया, उसमें दलित भी थे, जाट भी थे, पंज प्यारे भी अलग अलग जाति के थे, ठीक कहा आपने। 500 तो साल ऐस पहले। हाँ, 500 साल पहले। तो एक लाइन में, एक पंक्ति में बिठा के, आज तो हमारे नेता वो एक ड्रामा करते हैं, जी हम दलित के घर में खाना खाने जा रहे हैं। आप जाकर के देखो, मैं अभी रिसेंटली यहाँ गया था, ये पोंटा साहब के गुरुद्वारे में, एक पंगत में बैठ करके सब, और ऐसे ऐसे लोग मेरे अगल बगल में बैठे जो मतलब आपको मैं बताऊं तो आपको शायद हैरानी हो जाए, लेकिन सब एक साथ बैठकर, तो ये भावना जो सिख गुरुओं ने पैदा की जातिवाद को खत्म करने की, और सबको सब समान है, एक नूर से सब जग उपजा, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी हमारे देश के लिए। अब मैं बिहार जाता हूँ और मैं पंजाब जाता हूँ, मुझे जमीन आसमान का फर्क लगता है लोगों के उसमें, जो जाति के प्रति जो उनका वो है। ऐसे प्रदेश में ये कहना कि पैर की जुत्ती जो है, और वो सिर्फ उन्होंने चन्नी जी के लिए ही कहा है। आप कोई और, अगर कोई जाट होता या कोई और जाति का वहां पे होता, उसके लिए वो इस तरह की चीज डॉक्टर साहब कभी भी नहीं इस्तेमाल करते, पैर की जुत्ती टाइप का डायलॉग। तो अब बीजेपी क्या है वहां पे पंजाब में, खत्म सी है। आपने देखा पिछले चुनाव में उसका वजूद का सवाल है। तो अब उन्होंने तो एक एग्जिस्टेंशियल, भाई चलो कुछ नहीं होने से चलो जाखड़ साहब आ जाएंगे, लेकिन जाखड़ साहब अपनी स्टेटमेंट देने के बाद में पंजाब में एक लाइबिलिटी है, वो कोई एसेट नहीं है। लेकिन चलिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। और जो सिद्धू जी की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि ये जो उनको जेल हुई है, ये है, बाद में उनके हो सकता है पैरोल हो, कहीं ना कहीं सिद्धू जी भी लौट करके फिर भाजपा पे आएंगे। और हार्दिक पटेल साहब तो चले ही गए हैं। और जहां तक आजम खान साहब की बात है और ये जो शिवपाल जी की बात है, ये हो सकता है डायरेक्टली बीजेपी में नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाजपा में चले जाएं। लेकिन ये कुछ इस तरह का खेल खेलेंगे कि एक अलग से ऐसी पार्टी इनकी बने, भाजपा का ही वो खेल है बेसिकली, जिससे समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, उसको नुकसान पहुंचे। तो कुछ इस तरह की राजनीति शिवपाल और आजम खान साहब की बात होगी। अगर आजम खान साहब को जेल से बाहर रहना है, तो उनको ये भूमिका, ये रोल अदा करना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी बना दी जाएगी। वैसे तो भविष्य में क्या होगा, क्या कह सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, राम जी जानते हैं या कोई ज्योतिषी जानते होंगे। लेकिन अपना जो, मेरा जो अंदाजा है, जो मुझे इधर उधर से खबरें मिलती हैं, जिस तरह की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उसके बेस पे मैं यही कह सकता हूं कि मुझे ये जितना सिंपल और सरल सा ऊपर से दिख रहा है, इतना ये सरल बात लग नहीं रही कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पावर को यूज करते हुए, अभी उनका क्योंकि बेल की एप्लीकेशन का चल ही रहा था ट्रायल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पावर यूज करते हुए आर्टिकल 142 की उनको बेल दे दी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जैसे विद्वान लोग बैठे हुए जो कह रहे हैं, कि ये कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी है। और 2024 को लेकर के मोदी जी जो है बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। आप और हम सब जानते हैं कि इधर उत्तर प्रदेश का आज रिजल्ट आया था, और अगले दिन सुबह मोदी जी और अमित शाह जी गुजरात पहुंचे हुए थे। तो 2024 किसी भी कीमत पे मोदी जी नहीं हारना चाहते। और ये बेल वेल और अंदर का जो भी मामला है, मुझे ये लगता है कि एक इनका कोई फ्रंट बनेगा। और समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये तो मुस्लिम यादव का एक कॉम्बिनेशन है। तो शिवपाल और आजम खान का एक फ्रंट बना करके एक मुस्लिम यादव फ्रंट बनाने की कोशिश की जाएगी, जो समाजवादी पार्टी के वोटों में कुछ सेंध लगा सके। और आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैसे 1,000 से लेकर 5,000 तक कितनी सारी सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक एक बूथ पे कि कौन सा वोट हमारा है, पन्ना प्रमुख 50 वोटों में तय करता है कि ये हमारा है, इसका वोट नहीं पड़ने देना, इसका डलवाना जरूर है, वगैरह वगैरह, ये बाहर जा चुका है, इसका कटवाना जरूर है। तो ये इतना माइक्रो लेवल पे काम होता है, और इलेक्शन मशीन इतनी जबरदस्त है।
तो उसके पीछे ये इतना सिंपल नहीं है जितना नजर आ रहा है कि आजम खान साहब को आज बेल मिल गई। आपने एक चीज और जैसे अभी पहले भी कहा कि पंजाब में भी हो सकता है कि हिंदू और सिख को डिवाइड करके एक वहां पे ध्रुवीकरण किया जाए और एक हिंदू चेहरा सामने लाया जाए मुख्यमंत्री का, जिससे हिंदू वोट जो बीजेपी का बढ़े। आज के टाइम में तो काफी हिंदू कांग्रेस को वोट दे देता है और काफी ने पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को दे दिया। आप जम्मू एंड कश्मीर का देखिए, डिलिमिटेशन हुई है। जम्मू एंड कश्मीर में जैसे डिलिमिटेशन हमेशा होती है तो आबादी के हिसाब से होती है, तो आबादी कश्मीर वैली में ज्यादा है, लेकिन जो क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो जम्मू में ज्यादा है। तो इस बार कुछ डिस्ट्रिक्ट और ज्योग्राफिकल एरिया और इस तरह की बातें रख करके कश्मीर वैली में 46 सीटें होती थी विधानसभा की, वो 47 हो गई, एक बढ़ गई है। लेकिन जम्मू रीजन में 37 की 43 हो गई है। तो जम्मू और कश्मीर वैली में सीटों का फर्क सिर्फ 4 का है, और वहां पे आपको मालूम है 4-5 पार्टियां लड़ती हैं कश्मीर वैली में, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा भी हैं। तो वहां पे 3-4 पार्टियों के बीच में 47 सीट्स डिसाइड होंगी, और अगर बीजेपी 43 पे स्वीप करने में कामयाब हो जाती है, और एक दो चार उनके जैसे पीछे बात उन्होंने पीडीपी को ही जोड़ दिया था वहां, तो वहां पे भी जम्मू में कश्मीर में भी एक हिंदू मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, सीरियसली चल रही है, कोई हवा में नहीं चल रही। तो ये जब जो प्लानिंग है बहुत माइक्रो प्लानिंग है, ग्राउंड लेवल की प्लानिंग है। मैं सारी उसी दृष्टि से इन सब घटनाओं को देखता हूँ, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे उसमें हार्दिक पटेल का जाना हो। जी राहुल जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।